हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्लास ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, जो कि क्लास +2 का चैप्टर है, राइट। तो स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा ब्रीफ अकाउंट फ्लावर का आपको याद होना चाहिए। हमने 4 वर्ल्स कर ली थी, उन 4 वर्ल्स में सबसे बाहर वाली कैलिक्स थी, उसके बाद हमने बात करी थी कोरोला की, और उसके बाद हमने एंड्रोशियम और एंडियोशियम के बाद हमने गायनोशियम की बात करी थी। तो आज की क्लास में हम एंड्रोशियम सीखने वाले हैं। एंड्रोशियम में बेसिकली एंड्रोशियम हमने इतनी बात कर ली थी कि एंड्रोशियम क्या होता है बेटे, ग्रुप ऑफ क्या होते थे, स्टेमन्स होते थे, राइट। तो अभी हम स्टेमन पे बेसिकली बात करने वाले हैं, ठीक है। ग्रुप ऑफ स्टेमन्स यानी कि एक से ज्यादा सब स्टेमन थे, उनके पूरे ग्रुप को हम एंड्रोशियम नाम देते थे। मेल पार्ट की हम बात कर रहे हैं फ्लावर में, ठीक है ना। तो जो बच्चे स्टेमन्स होते हैं, इन स्टेमन्स में हमारे पास किस तरह की स्ट्रक्चर होती है, याद करो थोड़ा सा, हमने इस चीज को करा था। जो स्टेमन होता है कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। इस स्ट्रक्चर में हमारे पास 2 पार्ट्स बनते हैं। वन पार्ट इज दी कॉल्ड एंथर, इसको हम एंथर का नाम देते हैं। अनदर पार्ट इज कॉल्ड फिलामेंट, राइट, इसको हम फिलामेंट बोल रहे हैं, ठीक है ना। तो यानी कि हमारे पास 2 पार्ट्स बन गए, एंथर एंड फिलामेंट। अगर फिलामेंट की बात करोगे बच्चे, फिलामेंट को ध्यान से देखो, फिलामेंट के 2 हिस्से हैं। एक पार्ट है जो फिलामेंट का यहाँ पर अटैच है, और एक पार्ट होता है जो उनका थैलेमस पे अटैच होता है ना। फिलामेंट का सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं बच्चे, फिलामेंट की बात कर रहे हैं। तो जो फिलामेंट के 2 पार्ट्स या 2 पोजीशंस हम मार्क कर रहे हैं, इनमें से हम एक को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं, इस पोजीशन को हम बात करते हैं बेटे टर्मिनल एंड, इसको कहते हैं टर्मिनल एंड, ठीक है। और इस हिस्से को हम कहते हैं प्रॉक्सिमल एंड, ठीक है। अब जो इसका टर्मिनल एंड है, किसका बच्चे, हमारे फिलामेंट का टर्मिनल एंड ऑलवेज बी अटैच टू दी एंथर। तो टर्मिनल एंड तो फिक्स्ड एंड की तरह काम कर रहा है, इट इज ऑलवेज बी फिक्स्ड टू दी एंथर, हमेशा वो एंथर के साथ अटैच रहने वाला है। बट जो प्रॉक्सिमल एंड है, प्रॉक्सिमल एंड अपनी पोजीशन चेंज करता रहता है। कैसे बच्चे, प्रॉक्सिमल एंड कभी कभी क्या करेगा, प्रॉक्सिमल एंड क्या करेगा कभी कभी, ठीक है। प्रॉक्सिमल एंड कभी तो बाइंड कर जाएगा बच्चे, प्रॉक्सिमल एंड बाइंड कर जाएगा नॉर्मल है थैलेमस के साथ, ठीक है। कभी ये बाइंड कर जाएगा हमारी पेटल्स के साथ, कभी ये बाइंड कर सकता है टेपल्स के साथ, और कभी कंडीशन आ सकती है कि ये बाइंड कर जाए फीमेल पार्ट यानी गाइनोइशियम के साथ, गाइनोइशियम के साथ, ठीक है। तो इस तरीके से जो प्रॉक्सिमल एंड है, इट इज नॉट फिक्स्ड एंड की कहाँ अटैच होगा। नॉर्मल कंडीशन तो वो थैलेमस के साथ ही अटैच होता है, जो कि ओवरी के नीचे से हमारे पास ये पार्ट अराइज हो रहा हो। लेकिन अगर ये किसी दूसरे पार्ट के साथ अरेंज होता है, तो उस टाइम पे उसकी कंडीशंस चेंज हो जाती हैं, उनके नाम चेंज हो जाते हैं, ठीक है। जो हमारे सिलेबस का पार्ट है बेटे, पेटल्स के साथ और टेपल्स के साथ हमने +1 में पढ़ा था, अगर आपको थोड़ा याद हो तो, ठीक है। पेटल्स के साथ प्रॉक्सिमल एंड के साथ जब अटैच होता है, तो हम उसको एपीपेटलस कंडीशन कहते थे, राइट। एपीपेटलस सोलानेसी फैमिली में हमने इसे पढ़ा हुआ है। टेपल्स की जब हम बात करते हैं, टेपल्स की, तो ये हमने कहाँ पढ़ा था बच्चे, लिली फैमिली में पढ़ा था कि टेपल्स होती हैं, और टेपल्स जब होती हैं तो ये हमारा मेल पार्ट यानी स्टेमन का जो प्रॉक्सिमल एंड है, फिलामेंट का प्रॉक्सिमल एंड, वो किससे अटैच होता था, वहां पर टेपल से अरेंज होता था। इसे हम एपीफाइलस कंडीशन कहते थे। कौन सी कंडीशन थी बेटे, एपीफाइलस। ये सारा +1 का है, कुछ भी नया नहीं बता रही हूँ मैं, ठीक है। ये सब हमने +1 में पढ़ा है, जस्ट रिकॉल किया है मैंने, ठीक है। तो ये तो बात हो गई फिलामेंट की। तो मेजर पार्ट इज एंथर, तो हम इसी को डिस्कस करेंगे बेटे। एंथर में आपको दिख रहा है, एंथर कितने लोब से हमें यहाँ पे प्रेजेंट दिख रहा है, ये दिख रहा है हमें बाई लोब, ठीक है। 2 लोब है हमारे, है ना। अब एक जो लोब होगा बेटे, इसी में से एक जो लोब होगा उसको हम अगर अंदर से देख रहे हैं, यानी कि हम क्या करना चाहते हैं, हम एंथर का टीएस करना चाहते हैं, कुछ ऐसे, ठीक है। जब हम एंथर का टीएस करते हैं तो कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर आपको मिलेगी, कुछ ऐसी स्ट्रक्चर आपको दिखेगी। और उससे आपको क्या पता चल रहा है, इस स्ट्रक्चर को देखकर आपको क्या पता चलता है, ठीक है। इस स्ट्रक्चर को आपको देखकर क्या पता चल रहा है, स्ट्रक्चर को देख के पता चल रहा है कि अगर एक को मैं देख रही हूँ बेटे, एक लोब को मैं देख रही हूँ, इस लोब को देखने पर मेरे को 2 पार्ट्स नजर आ रहे हैं। सिमिलरली दूसरे नोब्स को जब मैं देख रही हूँ, उसमें भी 2 पार्ट नजर आ रहे हैं। तो इन दोनों पार्ट्स को हम यहाँ पे थीका रिप्रेजेंट करते हैं। क्या रिप्रेजेंट करते हैं बेटे, थीका रिप्रेजेंट करते हैं। तो यानी कि हम कह सकते हैं ऐसा कि 1 लोब हैज 2 थीका,
वन लोब हैज टू थीका, राइट। तो इसीलिए हम इस स्ट्रक्चर को डाइथीकस स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, ठीक है। क्या बोल सकते हैं, डाइथीकस भी बोल सकते हैं हम इसे। टोटल अगर इसमें इस हिस्से को थीका रिप्रेजेंट करा है, ऐसे ही इस हिस्से को हमने थीका रिप्रेजेंट करा है। एक लोब हो गया, ठीक है, ये दूसरा लोब हो गया, उनमें हमारे पास दो थीका बन गए। टोटल कितने थीका हुए बेटे, 4 थीका हुए, क्योंकि बाइलोब्ड स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं हम जो ये बाइलोब्ड स्ट्रक्चर में डाइथीकस हम पॉइंट कर रहे हैं, इस पॉइंट पे ही आपको एक पॉइंट और समझना है। ये जो स्ट्रक्चर है ये किस चीज को रिप्रेजेंट करेगी फ्यूचर में, ये हम बात करेंगे बेटे माइक्रोस्पोर बनाने वाली स्ट्रक्चर, है ना। तो यानी कि इसका नाम आएगा माइक्रोस्पोरेंजियम। क्या आएगा बेटे नाम इसका, माइक्रोस्पोरेंजियम। तो यानी कि एक लोब में कितने माइक्रोस्पोरेंजियम होंगे बेटे, 2 होंगे माइक्रोस्पोरेंजियम। तो अगर हमारे पास लोब ही 2 है, बाई लोब्ड है, तो माइक्रोस्पोरेंजियम कितने हो जाएंगे बेटे, 4 हो जाएंगे, ठीक है। कितने हो जाएंगे, माइक्रोस्पोरेंजियम 4 हो जाएंगे। अब किसकी बात कर रहे थे बेटे, उसी थीका को क्या बोल दिया, अब हमने माइक्रोस्पोरेंजियम वर्ड बोल दिया, ठीक है। इस हिस्से को एक थीका, इस हिस्से को दूसरा थीका बोला था, इसी को ही माइक्रोस्पोरेंजियम, इसको भी माइक्रोस्पोरेंजियम बोला। क्यों बोला है, अभी आगे आने वाली बात में आपको, जो भी हमने इसके आगे का पार्ट पढ़ना है उसमें आपको क्लियर हो जाएगा माइक्रोस्पोरेंजियम क्यों बोला गया, ठीक है बेटे। इतनी बात समझ में आई। अब देखो ये जो हमारा एक लोब है, ये जो हमारा दूसरा लोब है, यानी कि एक लोब दिस वन रिप्रेजेंट कर रहा है, दूसरा इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये दोनों आपस में कहीं ना कहीं कनेक्ट भी तो होंगे ना। तो ये कनेक्टिव टिश्यू से कनेक्ट होते हैं, ठीक है। यानी कि इसके सेंटर में जो टिश्यू है यहाँ पर, इस टिश्यू का नाम क्या है बेटे, ये है कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। कैसा टिश्यू है ये, कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। बात समझ में आई। तो ये कनेक्टिव टिश्यू हो गया, और इस कनेक्टिव टिश्यू ने एक लोब को दूसरे लोब से इस तरीके से जोड़ा हुआ है, बट ये स्टीराइल होता है नेचर में, इसमें कोई भी सेल्स ऐसी नहीं होगी जो कि रिप्रोडक्शन में इसका यूज करेगी, ठीक है। तो अब हमने टीएस कर लिया है, तो टीएस में बच्चे हमें क्या करना है, इसकी लेयर्स को देखना है कि किस किस तरह की लेयर्स यहाँ पर प्रेजेंट होती हैं टू फॉर्म अ स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम, जो हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो यानी कि हम इसी का टीएस को एनलार्ज करके स्ट्रक्चर्स को, सेल्स को, उनको देखना चाह रहे हैं, तो इन्हीं को देखते हैं, ठीक है। हमने क्या किया बेटे, टीएस किया, राइट। तो जब टीएस किया तो हमें क्या सा दिखा था, इस तरीके से एक बटरफ्लाई शेप की स्ट्रक्चर दिखी थी, राइट। ये बटरफ्लाई शेप की स्ट्रक्चर दिखी। अब इस स्ट्रक्चर में हमें और क्या क्या दिखा बेटे, इसमें दिखा कि एक तो बाहर की लेयर होती है, फिर इसके अंदर भी कोई लेयर होती है इस तरीके से, ठीक है। एक अंदर लेयर होती है, फिर उसके अंदर अगर हम बात करें फिर से कुछ लेयर्स होती हैं, लगभग 3-4 लेयर्स यहाँ पे होती हैं। इन 3-4 लेयर के अंदर फिर से बात करें तो फिर एक लेयर आती है इस तरीके से, ठीक है। और फिर यहाँ सेंटर में, यहाँ पर सेंटर में इस तरीके से एक कुछ टिश्यू पड़ा हुआ है, ऐसे ही यहाँ पर भी सेंटर में कुछ टिश्यू पड़ा हुआ है, ऐसे यहाँ भी सेंटर में ऐसे ही है, और यहाँ भी सेंटर में इस तरीके से टिश्यू पड़ा है, और उसके सराउंड्स में क्या है बेटे, ये सारी लेयर्स है। तो इन लेयर को अगर हम थोड़ा सा डिस्कस करें तो बेटे ये जो सबसे बाहर वाली लेयर होती है इसको कहते हैं हम एपिडर्मिस, ठीक है। सबसे बाहर वाली लेयर को क्या कहते हैं, एपिडर्मिस। तो हम क्या कर रहे हैं, इसको थोड़े से एरिया को एनलार्ज करके अगर हम देखें तो यहाँ स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं बेटे, ठीक है। यहाँ पे स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, ये रही हमारी एपिडर्मिस। एपिडर्मिस सिंगल लेयर्ड होती है बेटे, ठीक है, जो कि कवरिंग एक तरह की प्रोवाइड कर रही है, किसको प्रोवाइड कर रही है, यहाँ पे हमारे जो एंथर था उसके बाहर की जो लेयर है उसको हम क्या कह रहे हैं, एपिडर्मिस का नाम दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। ये हमने एपिडर्मिस बना दी बेटे। इस एपिडर्मिस में अगर आप अंदर की तरफ चले जाओ तो सेंटर में क्या है बेटे, स्पोरेंजिनस टिश्यू है, ठीक है। सेंटर में हम क्या दिखा रहे हैं, यहाँ पे हम सेंटर बना देते हैं इसका, ये क्या दिखा रहे हैं हम, स्पोरेंजिनस टिश्यू को दिखा रहे हैं यहाँ, ठीक है। तो इस स्पोरेंजिनस टिश्यू में इस तरीके से मैं यहाँ पर काफी सारी सेल्स जो हैं कम्पैक्टली अरेंज है, सभी सेल्स ये पड़ी हुई हैं, ठीक है। ये और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है हमें, ये रिप्रेजेंट कर रहा है स्पोरेंजिनस टिश्यू को, ठीक है।
ये और ये हमें क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, स्पोरेंजिनस टिश्यू को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, बात समझ आ गई इतनी? ठीक है, ये स्पोरेंजिनस टिश्यू हो गया। अब जो सेकेंड लेयर हमने यहाँ पे बनाई थी बेटे, उसी लेयर को यहाँ भी बनाएंगे और वो क्या रिप्रेजेंट करेगी, वो हमारी एपिडर्मिस से जस्ट नीचे की लेयर है और इस लेयर को हम एंडोथीशियम कहते हैं। ठीक है, इस लेयर को क्या कहेंगे बेटे, हम एंडोथीशियम कहेंगे। ये हम लेयर बना रहे हैं एंडोथीशियम की। इस तरीके से, ठीक है, इसका नाम लिख देते हैं हम। ये कौन सी लेयर होगी बेटे, एंडोथीशियम। ठीक है ना। अब जो ये एंडोथीशियम की लेयर है बेटे, एपिडर्मिस बहुत क्लियर था, सिंगल लेयर थी, सबसे बाहर वाली लेयर थी, है ना। सबसे बाहर वाली लेयर का काम प्रोटेक्शन होता है और प्रोटेक्शन ही वो परफॉर्म कर रही थी। ठीक है, उसकी बात कर ली। एंडोथीशियम क्या है, उसके इनर मोस्ट लेयर है, यानी कि उसके अंदर आ रही है। ठीक है, उस और जो ये सेल्स थी एपिडर्मिस की, उसके टेंजेंशियली वॉल पर अटैच है। ठीक है, एक वर्ड आ जाता है कि टेंजेंशियली वो अटैच है, जैसे कि ये लेयर थी, उसके टेंजेंशियली यहाँ पर एक लेयर बन रही है, उसी को हम एंडोथीशियम की लेयर कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पर ये अल्फा सेलुलोजिक फाइबर्स, इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं स्पेसिफिकली। अल्फा सेलुलोजिक फाइबर्स जो है वो यूज करती है, यानी कि इसकी जो सेल वॉल है वो एक तरह की एक बॉन्डिंग बना रही है अल्फा सेलुलोजिक फाइबर्स की। ठीक है, वो अटैच है यहाँ पर, किसमें बचे, हमारी एंडोथीशियम में। अब ये एंडोथीशियम का कल को काम क्या होगा, या इस एपिडर्मिस का काम क्या है। एपिडर्मिस तो बाहर की लेयर है, तो प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही होगी, बिल्कुल सेम काम तो एंडोथीशियम भी कर रही है। बट एंडोथीशियम जब हमारे जो अंदर के है, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं स्पोरेंजिनस टिश्यू है, इस स्पोरेंजिनस टिश्यू को जब हम बाहर निकालेंगे, यानी कि बाहर इस टाइम पे इसकी एक्चुअली यहाँ पर गेमेटोफाइट बन जाएगा, यहाँ पर जो माइक्रोस्पोर्स हैं वो बन जाएंगे। जब इन्हें बाहर निकलना होगा, ब्रस्टिंग करनी होगी, फैलना होगा, उस फैलने में यानी डेहिसेंस करने में हेल्प करेगी। कौन सी लेयर करेगी बेटे, एंडोथीशियम की लेयर करेगी वहां पे। ठीक है, ये काम करेगी। इसके साथ साथ जो हमारी एंडोथीशियम की लेयर है ना बेटे, ये हाइग्रोस्कोपिक होती है नेचर में। कैसी होती है, हाइग्रोस्कोपिक नेचर की होती है। समझ रहे हो, हाइग्रोस्कोपिक यानी कि वाटर को एब्जॉर्ब करके रखती है। अगर ये वाटर को एब्जॉर्ब करके रखेगी तो ड्राइनेस नहीं होगी इस लेयर की, है ना। बट पानी वाले प्लांट्स में क्या जरूरी होगा, ये नहीं होगा, क्योंकि वहां के अंतर तो ऑलरेडी पानी में पड़े हैं, वहां ड्राइनेस कैसे हो सकती है। तो वहां पर ये लेयर हाइग्रोस्कोपिक नेचर की नहीं होती और कई बार ये लेयर एब्सेंट ही होती है। ठीक है, हाइड्रोफाइट्स में कौन सी लेयर एब्सेंट होती है बेटे, हाइड्रोफाइट्स में एब्सेंट होती है। क्यों होती है बेटे, क्योंकि ये हाइग्रोस्कोपिक होती है। अगर हाइग्रोस्कोपिक नेचर है तो उसको वाटर को एब्जॉर्ब करने की आदत है ना। तो इसीलिए ये एंडोथीशियम वहां पर खत्म कर देंगे, वहां नहीं प्रेजेंट होती। उसके बाद देख रहे हो आप, हमने क्या बनाई है, एंडोथीशियम के बाद हमने 3 लेयर्स ली हैं, जो कि 3 to 4 भी हो सकती है मैक्सिमम। ठीक है, इन 3 to 4 लेयर्स को बेटे हम क्या कहते हैं, इन 3 to 4 लेयर को हम कहते हैं मिडल लेयर्स। ठीक है, मिडल लेयर्स। अब ये जो मिडल लेयर्स हैं, हम इसको ड्रॉ करें तो कुछ इस तरह की लेयर्स हैं ये मिडल लेयर। इस तरीके से हमने 3 लेयर्स ही बना दी, क्योंकि हम वहां पे 3 लेयर्स रिप्रेजेंट कर रहे थे, तो यहाँ भी हमने मिडल लेयर को 3 लेयर्स में रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, तो ये हो गई हमारी मिडल लेयर्स। मिडल लेयर जनरली तो कॉम्पैक्टली अरेंज होती है, यहाँ पे थोड़ा सा हमने ऐसे रिप्रेजेंट करा है। ठीक है, पूरी कॉम्पैक्ट होती है, ये एक तरह से बाहर की लेयर्स को, प्रोटेक्शन कवरिंग को ये बना रही है। ठीक है, इसका काम क्या होता है बेटे, इसका काम होता है यहाँ पे एक तरह की प्रोटेक्टिव कोट्स बनाकर रखना। इन कोट्स की वजह से ही हमारे पास क्या रहता है, यहाँ पे ये जो पूरा का पूरा हमारा स्पोरेंजिनस टिश्यू है वो प्रोटेक्ट रहता है। ठीक है, प्रोटेक्ट रहता है हमारे पास। चलिए, अब ये लेयर तो आपको समझ में आ गई। ये कौन सी लेयर हमने बच्चे अभी भी बनाई थी, हमने बनाई थी अभी तक मिडल लेयर्स। ठीक है, इसकी जो लेयर्स हो सकती है 3 to 4 हो सकती है हमारे पास, तो 3 to 4 भी हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं। फिर इसके बाद बेटे सबसे इनर मोस्ट लेयर को देखो, यहाँ पे भी मैंने कुछ अलग बनाया था स्पेसिफिकली। ठीक है, ये लेयर बहुत इंपॉर्टेंट लेयर है, जो कि हमारे स्पोरेंजिनस टिश्यू के जस्ट बाहर होगी। ठीक है, फोर्थ लेयर हमारे, इस फोर्थ लेयर को क्या नाम देते हैं, इस फोर्थ लेयर को नाम देंगे बेटे टेप्टम लेयर। बहुत इंपॉर्टेंट लेयर है हमारे किसी भी पोलन ग्रेन को बनाने के लिए। ठीक है, इसमें मैंने कुछ बड़ी बड़ी सी सेल्स डाली हैं इस तरीके से।
बड़ी बड़ी सेल्स ही होती हैं इसमें। और इसकी एक खास बात क्या है बेटे, जो टेप्टम लेयर होती है, ठीक है, टेप्टम की तो कुछ बातें यहाँ लिख लेते हैं हम लोग, टेप्टम में क्या क्या होता है, ठीक है। टेप्टम में बेटे सबसे पहले तो किसकी आउटर मोस्ट लेयर है बेटे, स्पोरेंजिनस टिश्यू की आउटर मोस्ट लेयर है, ठीक है। आउटर मोस्ट लेयर फॉर किसके लिए, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ स्पोरेंजिनस टिश्यू, ठीक है। एक पॉइंट तो ये रहेगा हमारा। अब जो ये टेप्टम की लेयर है ये स्पोरेंजिनस टिश्यू के बाहर है, तो स्पोरेंजिनस टिश्यू की ही हेल्प कर रही है, लेकिन कैसे, इसके पास है बेटे मोर देन वन न्यूक्लियस, ठीक है। ये बाई न्यूक्लिएटेड मल्टी न्यूक्लिएटेड स्टेजेस कंसीडर करती है। अब याद करो जरा, कोई भी सेल जब बाई न्यूक्लिएटेड होगी या मल्टी न्यूक्लिएटेड होगी तो उसने क्या नहीं किया है ना। क्वेश्चन इज क्या नहीं किया है, सोचो, है ना। तो क्वेश्चन रहेगा क्या नहीं किया। तो अगर एक न्यूक्लियर डिवीजन हुई, न्यूक्लियस डिवीजन के बाद क्या नहीं हुआ, साइटोकाइनेसिस नहीं हुई, तभी तो एक से ज्यादा न्यूक्लियस उस सेल के अंदर प्रेजेंट है ना। तो ये सेल बेटे क्या होती है, एक से ज्यादा न्यूक्लियस कैरी करती है, इसकी वजह से इसके पास साइटोप्लाज्म भी कैसा रहता है बेटे, डेंस साइटोप्लाज्म रहता है। डेंस साइटोप्लाज्म की वजह से ये क्या कर पाती है, नरिशमेंट दे पाती है। साइटोप्लाज्म नरिशमेंट देती है किसको बेटे, नरिश करती है जर्मिनेटिंग माइक्रोस्पोर्स को, माइक्रोस्पोर्स, या हम कहेंगे बाद के लिए कहेंगे पोलन ग्रेन, ठीक है। कहाँ बनेंगे बेटे, वो यहाँ बनेंगे, हमारे इस स्ट्रक्चर के अंदर बनेंगे, ठीक है। अभी इस स्ट्रक्चर के अंदर बनेंगे, अभी बने नहीं है, हमने अभी भी इसको नाम दिया हुआ है सिर्फ स्पोरेंजिनस टिश्यू बेटे, ठीक है ना। स्पोरेंजिनस टिश्यू है अभी फिलहाल के लिए, तो ये अब ये स्पोरेंजिनस टिश्यू है, तो ये पूरी की पूरी स्ट्रक्चर जो कहला रही है बेटे, ये स्ट्रक्चर कहला रही है तुम्हारी टीएस ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। क्या कहला रही है बेटे, टीएस ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम, ठीक है। या फिर क्या कहलाएगी बेटे, एंथर। एंथर को काटा है, उसको टीएस करके देख रहे हो, या माइक्रोस्पोरेंजियम का टीएस करके देख रहे हो अंदर, ठीक है। क्यों माइक्रोस्पोरेंजियम बोला, अब वहां पे आ जाते हैं बेटे। जो ये स्पोरेंजिनस टिश्यू है उनमें ये सेल्स दिख रही हैं आपको, हर एक सेल क्या है, रिप्रोडक्टिव सेल की तरह काम करने वाली है, ठीक है। हर एक सेल कैसे काम करने वाली है, रिप्रोडक्टिव सेल की तरह काम करने वाली है, तो इनको बोलते हैं बेटे माइक्रोस्पोर बनाने वाली सेल, माइक्रोस्पोर बनाने वाली सेल। तो माइक्रोस्पोर बनाने वाली सेल को हम कहेंगे माइक्रोस्पोर मदर सेल, ठीक है, ठीक है। अब जो मदर सेल है उसकी प्लोइडी आपको याद होनी चाहिए बेटे, अभी तक हमने कोई डिवीजन कुछ नहीं किया हुआ, तो वो सेल प्लांट की डिप्लॉयड कंडीशन को ही कैरी करती है। प्लांट की भी डिप्लॉयड कंडीशन होगी तो इस मदर सेल की भी क्या होगी, डिप्लॉयड कंडीशन होगी, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आई, स्पोरेंजिनस टिश्यू और इनकी स्ट्रक्चर समझ में आई, टेप्टम का रोल समझ में आया बेटे। अब क्वेश्चन आपको एक देते हैं, अगर ये टेप्टम लेयर प्रेजेंट ना हो और किसी वजह से खराब हो जाए तो क्या होगा। देखो टेप्टम लेयर के क्या क्या काम है हमने बता दिए, ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और ये काम था। किसको नरिश करी थी, हमारी इन माइक्रोस्पोर मदर सेल को नरिश करेगी, क्या बनाने के लिए, हमारे माइक्रोस्पोर और फिर पोलन ग्रेन। तो अगर ये टेप्टम लेयर ना हुई तो क्या ये नरिशमेंट मिलेगा बेटे, नहीं मिलेगा। अगर हमारे नरिशमेंट नहीं मिलेगा तो क्या हमारे माइक्रोस्पोर बनेंगे कल को, नहीं बनेंगे। माइक्रोस्पोर पोलन ग्रेन बनेंगे, नहीं बनेंगे। और अगर बन भी गए तो क्या वो फर्टाइल होंगे, नहीं होंगे। तो यानी कि हमारी जो पोलन ग्रेन है उनको अगर वायबिलिटी चाहिए, उनको अपने काम करने की पावर चाहिए, कल को बनानी है, तो उसकी पावर एक्चुअली कौन प्रोवाइड करेगा, टेप्टम लेयर प्रोवाइड करेगा। तो वायबिलिटी ऑफ पोलन ग्रेन डिसाइडेड बाय दी टेप्टम, ठीक है। और टेप्टम लेयर किसके बाहर की लेयर बेटे, स्पोरेंजिनस टिश्यू के बाहर की लेयर है। स्पोरेंजिनस टिश्यू में सारी सेल्स क्या कहला रही हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स कहला रही हैं, ठीक है। क्या कहला रही है, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स। सभी सेल्स कैसी कंडीशन में, डिप्लॉयड कंडीशन में।
ठीक है, होपफुली तुम्हें यहाँ तक का पॉइंट क्लियर हुआ। उसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थी टेप्टम लेयर। एक आपको एंडोथीशियम का पॉइंट याद रखना है कि एंडोथीशियम हमारे जितने भी वाटरी प्लांट्स हैं, एक्वेटिक प्लांट्स हैं, उनमें एब्सेंट होती है बिकॉज ऑफ इट्स हाइग्रोस्कोपिक नेचर। ठीक है बेटे, तो इतनी सी बात हमने यहाँ तक तो पढ़ ली। अब हम आते हैं जो हमारा स्पोरेंजिनस टिश्यू है, ठीक है, माइक्रोस्पोरस टिश्यू है, वो हमारी माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कैसे करेगा, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होती क्या है। ठीक है, इतना कॉन्सेप्ट आज के लिए हम पढ़ेंगे। ठीक है, अभी मैं इस लेयर को हटा नहीं रही हूँ क्योंकि इसी से हम कुछ और भी पढ़ेंगे बेटे। ठीक है, अभी हम कॉन्सेप्ट किस चीज का पढ़ने वाले हैं, हम यहाँ से कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ठीक है, अब माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहाँ पे होगी बेटे, इसमें होगी, स्पोरेंजिनस टिश्यूज में। ठीक है, इन स्पोरेंजिनस टिश्यूज में कौन प्रेजेंट है बेटे, माइक्रोस्पोर मदर सेल प्रेजेंट है। ठीक है ना, तो हम सबसे पहले इसी सेल को बना लिया, मान लो दिस इज वन माइक्रोस्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल, इसको बेटे माइक्रोस्पोर मदर सेल बोल रहे हैं, है ना, तो इसी को आप MMCB बोलते हैं। ठीक है, MMCB बोलते हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल, और इसके पास जो न्यूक्लियस प्रेजेंट है दैट इज 2N। ठीक है, 2N डिप्लॉयड कंडीशन में मदर सेल। ठीक है, अब ये क्या करेगी, ये मदर सेल सबसे पहले जाएगी हमारी डिवीजन में, और इस डिवीजन का नाम होगा बेटे मियोसिस। ठीक है ना, मियोसिस में जाएगी। अब याद करो मियोसिस कैसी होती थी, मियोसिस तो मियोसिस 1 भी होती थी, मियोसिस 2 भी होती थी, है ना, तो मियोसिस 1 करी इसने मान लो, तो हमारी सेल कैसी हो गई होगी, उसके 2 पार्ट हो गए होंगे हमारी सेल के, ये बन गए हमारे 2 पार्ट। ठीक है, इस तरीके से फिर मियोसिस जो हुई होगी, नेक्स्ट स्टेज आई होगी मियोसिस 2। फिर हमारे पास क्या बने बेटे, ये बन गए हमारे फोर्स। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, 4 हमारे क्या बने हैं बेटे, माइक्रोस्पोर्स बने हैं। क्या बने हैं बेटे, ये 4 माइक्रोस्पोर्स, 4 माइक्रोस्पोर्स बने हैं। तो मेरे को एक बात बताओ, 4 के लिए एक वर्ड भी तो होता था ना, क्या वर्ड कहलाते थे हम, 4 के लिए एक वर्ड होता है टेट्राड, है ना, क्या वर्ड हुआ, टेट्राड माइक्रोस्पोर, यानी कि 4 माइक्रोस्पोर का बनना टेट्राड कहला रहा है, टेट्राड की स्ट्रक्चर बन गई है। ठीक है, बट आप एक चीज देख रहे हैं, ये हमारे माइक्रोस्पोर्स इस तरीके से बन गए हैं, यानी कि मियोसिस 1 भी होगी, मियोसिस 2 भी होगी, और उस मियोसिस कंप्लीट होने के बाद हमारे माइक्रोस्पोर भी बन गए। अब इनकी जो प्लॉइडी है, यहाँ हमने 2N करी थी, फाइनली जब हमारे पास आए बेटे, इनके अंदर कैसी प्लॉइडी रह गई, N N N N, यानी कि माइक्रोस्पोर्स क्या है बेटे, कैसी कंडीशन है, हैप्लोइड कंडीशन में। हैप्लोइड कंडीशन वालों को हम क्या बोलते हैं, एक्चुअली ये एक तरह का गैमीट जैसे स्ट्रक्चर बना रहा है, बट यहाँ पर बच्चे अभी गैमीट नहीं बना है। ठीक है, प्लांट्स में यही चीजें हमें याद रखनी है। ठीक है, माइक्रोस्पोर क्या बना रहा है, हैप्लोइड कंडीशन बना रहा है फिलहाल के लिए। और माइक्रोस्पोर मदर सेल से माइक्रोस्पोर बनना, अब आ जाओ इसकी डेफिनेशन पे जल्दी से। माइक्रोस्पोर जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन, फॉर्मेशन हो गया जेनेसिस, माइक्रोस्पोर हो गया माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ठीक है, क्लियर है, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ किसकी बेटे, माइक्रोस्पोर्स की, कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो बस माइक्रोस्पोर बना है, उस माइक्रोस्पोर्स में अभी माइक्रोस्पोर्स आपस में अटैच हैं, और सभी माइक्रोस्पोर जब अटैच फॉर्म में है हम उसे टेट्राड बोल रहे हैं। ठीक है, टेट्राड बोल रहे हैं। ये टेट्राड यहाँ पे मैंने इस तरह के शेप देखी क्योंकि हमारे पास एनसीईआरटी में बेटी यही शेप दी हुई है। ठीक है, अदरवाइज इसकी हमारी टेट्राड की कई शेप हो सकती है, लाइक टी शेप, टेट्राहेड्रल शेप, एल शेप, है ना, इस तरीके से कई शेप हो सकती है इस टेट्राड की। उस टेट्राड में बात क्या है कि हमारे सभी माइक्रोस्पोर अभी एक दूसरे के साथ अटैच कंडीशन में प्रेजेंट है। ठीक है बेटे, इस तरीके से टेट्राड हमने बना लिया, और इसी इतनी सी प्रोसेस को हम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं। क्या अभी तक हमारा गैमीट बना है, नहीं बना है बेटे। क्या हमारा गैमीटोफाइट बना है, नहीं बना है। ठीक है, तो अभी हम उसके आगे की प्रोसेस को पढ़ेंगे कि गैमीटोफाइट क्या होता है ना। तो यहाँ तक आपको बात समझ में आई। अभी माइक्रोस्पोर्स बन गए हैं यहाँ। अब ये माइक्रोस्पोर्स क्या करते हैं बेटे, अपने आप को थोड़ा सा डेवलप करता है।
ठीक है, माइक्रोस्पोर्स अलग अलग होते हैं। अब जब ये माइक्रोस्पोर्स अपने आप को डेवलप करेंगे और अलग अलग होंगे तो वहां पर बनता है बेटे पोलन ग्रेन। ठीक है, माइक्रोस्पोर तक तो हमारा ये सारा स्ट्रक्चर माइक्रोस्पोरेंजियम ही रहता है, लेकिन जैसे ही माइक्रोस्पोर से, ठीक है, इस माइक्रोस्पोर से आगे की तरफ डेवलपमेंट हुआ और बन गया पोलन ग्रेन। ठीक है, मान लिया कि ये डेवलप करके बन गया है पोलन ग्रेन। अगर ये पोलन ग्रेन बन जाएगा इस स्ट्रक्चर में, ठीक है, यहाँ पे कई सारे पोलन ग्रेन हो जाएंगे क्योंकि एक सेल ने, सिंगल सेल, अगर ये मदर सेल थी इसने 4 पोलन ग्रेन दिए होंगे, सेम ऐसे ही इस मदर सेल ने दिए होंगे, इस मदर सेल ने, तो यहाँ तो नंबर ऑफ पोलन ग्रेन, यहाँ पे अगर 50 सेल्स हैं तो 50 ने इंटू 4 कर दो, 50 इंटू 4 करें तो कितने पोलन ग्रेन बन गए बच्चे? 50 अगर मदर सेल थी आपके पास तो इंटू 4 करके 200 बन गए। अब 200 पोलन ग्रेन को रहने के लिए भी तो जगह चाहिए होगी, समझ रहे हो पॉइंट? तो जो पोलन ग्रेन बने, पोलन ग्रेन बनते ही यहाँ पर स्पेसिंग का प्रॉब्लम हुआ, उसकी वजह से एक प्रेशर लगता है बेटे, और वो प्रेशर क्या करेगा, इन पोलन ग्रेन्स के बाहर की लेयर को ब्रस्ट कर देगा। जब ये ब्रस्ट होंगे, ठीक है, तो इस पूरे एरिया को, क्योंकि उसमें क्या है बेटे, पोलन ग्रेन है, तो उसको बोलेंगे पोलन सैक। तो एक एंथर में कितने पोलन सैक मिलेंगे हमें? क्वेश्चन इज, एक एंथर में, एंथर इज बाइलोब्ड, क्योंकि हमने कंडीशन बाइलोब की दी थी बेटे, बाइलोब्ड एंथर में कितने पोलन सैक्स होंगे? पोलन सैक होंगे 4, जिन्हें हम माइक्रोस्पोरेंजियम बोल रहे थे अभी तक, क्योंकि वो क्या कंटेन कर रहे थे, माइक्रोस्पोर मदर सेल या माइक्रोस्पोर। जैसे ही माइक्रोस्पोर कन्वर्ट होके पोलन ग्रेन बन गए हमारे, इंडिविजुअल पोलन ग्रेन बनने की वजह से वो पूरा का पूरा माइक्रोस्पोरेंजियम इज नाउ पोलन सैक, है ना। तो एक एंथर में 4 माइक्रोस्पोरेंजियम थे, तो इसीलिए 4 पोलन सैक्स हैं। ठीक है, उसमें उस पोलन सैक में से जब हमारा ये पूरा का पूरा मेम्ब्रेन बाहर का कुछ डिस्ट्रक्ट हो जाएगा, डिस्ट्रक्ट होने के बाद पोलन सैक से पोलन ग्रेन डेहिसेंस करते हैं, डेहिसेंस मतलब बाहर निकलना। ठीक है, इनमें से बाहर निकलेंगे, बट अब उसको माइक्रोस्पोरेंजियम से बाहर निकलता हुआ नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे पोलन सैक से डेहिसेंस होता है। ठीक है, ये बहुत छोटी सी लाइन है बेटे, लेकिन स्टेटमेंट के क्वेश्चंस में ही गलत हो जाती है ना। तो इसीलिए हमें इस पॉइंट पर ध्यान देना है कि कब पोलन सैक बोलना है, कब माइक्रोस्पोरेंजियम बोलना है। ठीक है, तो यहाँ तक की कहानी हमने समझ ली, यहाँ तक की स्टोरी में हमें समझ में आया कि किस तरीके से मेल पार्ट जो होता है एंथर होता है और फिलामेंट होता है और उसको स्टैमन कहते हैं, और उसी स्टैमन से हम किस तरीके से यहाँ पर पोलन ग्रेन तक पहुंचते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम पोलन ग्रेन की स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे, बट तब तक के लिए आपको इस सारे जो कॉन्सेप्ट है उसको स्टडी करना है और अच्छे से इसको समझ के रखना है। कोई भी कोई क्वेश्चन आता है बेटे, कोई आपको लगता है कि कोई चीज आपको समझ नहीं आ रही है या कुछ आपको डाउट्स आ रहे हैं, कुछ क्वेश्चंस आपके नहीं निकल पा रहे हैं, तो देन यू कैन मैसेज मी। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप मैसेज कर सकते हो, और प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। ठीक है, ताकि मैं आपकी इस तरीके से हेल्प कर सकूं। ओके, थैंक यू सो मच।